Hello students, today we shall start our discussion on chapter 12, that is atoms for class 12. Atoms, इससे पहले वाले चैप्टर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात की, जिसमें हमने ये बात की थी कि जो जे थॉमसन साहब थे, जे थॉमसन जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया था, उन जे थॉमसन ने जो है अपना एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, आपको ध्यान है। उस एक्सपेरिमेंट में जे थॉमसन ने एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब ली। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उन्होंने एक तरफ कैथोड एक तरफ एनोड, और इस डिस्चार्ज ट्यूब जो के अंदर एक गैस फील्ड थी 0.001 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, इस इतने लो प्रेशर पर जो है गैस फिल की। उसके बाद में उन्होंने इस पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर तरीके से अप्लाई किया। फिर उन्होंने देखा कि ये जो कैथोड है, जिसको एमीटर कह सकते हैं, एमीटर, इस कैथोड से मेटेलिक सरफेस से कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स बाहर आ रहे हैं। बाद में उनको जे थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया, क्योंकि इन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो इस कैथोड से बाहर आ रहे थे, उनकी उन्होंने वेलोसिटी कैलकुलेट की, जो कि 0.1 टू 0.2 टाइम्स आई किसकी, 0.1 से 0.2 टाइम्स आई किसकी, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, यानी स्पीड ऑफ लाइट की इतनी टाइम्स आई। उसके बाद में उन्होंने E/m का वैल्यू कैलकुलेट किया, 1.76 × 10⁻11 कूलाम पर किलोग्राम। ये प्रेजेंटली एक्सेप्टेड वैल्यू है। ये वैल्यूज उन्होंने कैलकुलेट की। ये वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद में फिर जे थॉमसन साहब ने फाइनली ये कहा कि जे थॉमसन साहब ने फाइनली ये कहा कि जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कैथोड से यानी मेटेलिक सरफेस से बाहर आ रहे हैं, वो कोई और नहीं, कौन है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। बाद में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात मिलिकन साहब ने की। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात की थी मिलिकन साहब ने, जिसके लिए मिलिकन साहब को भी नोबेल प्राइज दिया गया था। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि इस चैप्टर एटम में जे थॉमसन साहब का जो मॉडल है वो काफ़ी कुछ इनिशियल स्टेज पर इम्पोर्टेंट रहा, लेकिन बाद में चल के इस जे थॉमसन साहब के मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया गया, वो अलग बात है। तो जो इंग्लिश फिजिसिस्ट थे जे थॉमसन साहब, इन्होंने एटम के डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम हैं उनके बारे में बताया। जैसे ये जो कोई मेटल है, मटेरियल है, इसके जो एटम्स हैं, इसमें जो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जिनको उन्होंने इलेक्ट्रॉन नाम दिया। ये बात जे थॉमसन साहब ने ही सबको क्लियर की थी। क्या क्लियर किया था कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उनके जो एटम्स हैं, उनके बारे में उन्होंने ये पब्लिश किया, रिवील किया कि जो एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, उनमें क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब जिनसे वो मिलकर के बना हुआ है, उसके अंदर जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो कोई और नहीं, कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जे थॉमसन साहब ने सबको बताया, जो कि सभी एटम्स में सेम होते हैं। ठीक है। लेकिन उन्होंने एटम जो है एज ए होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ये सब जानते हैं। ठीक है। इसलिए एटम के अंदर यदि नेगेटिव चार्ज है तो उतनी ही अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज भी उसमें उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए होगा। ठीक है। तो फिर ये सोचा गया कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो जितना नेगेटिव चार्ज है उतना पॉजिटिव चार्ज भी होगा। लेकिन फिर अरेंजमेंट कैसे है इसका, क्वेश्चन खड़ा हुआ कि इसका अरेंजमेंट क्या है, व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द एटम, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। इसी की बात हम यहाँ पर करेंगे। तो ये मैंने लिख दिया है जो मैंने आपको बताया। द इंग्लिश फिजिसिस्ट जे थॉमसन रिवील्ड यानी पब्लिश किया उन्होंने, दैट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनके अंदर क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट इसलिए कहा क्योंकि इनसे मिलकर के वो बने हैं, जिनको उन्होंने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया, जो कि सभी एटम्स के लिए सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। हाउएवर एटम एज ए होल आर एटम्स आर ऑन ए होल आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जितने भी एटम्स हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो एटम है उसके अंदर सम पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, यानी पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, जिससे कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज हो जाए, जिससे कि एटम जो है कैसा हो, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो। तो फिर ये क्वेश्चन खड़ा होता है कि फिर ये पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स का जो अरेंजमेंट है वो कैसा होता है।
एटम के अंदर कैसा अरेंजमेंट होता है कि इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कैसे अरेंज होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कहाँ होते हैं, ये क्वेश्चन खड़ा हुआ अरेंजमेंट का। यानी फाइनली एक क्वेश्चन खड़ा हुआ कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होता है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए सबसे पहले जो मॉडल दिया गया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए जो सबसे पहला मॉडल है वो दिया जे थॉमसन साहब ने। जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम जिसे हम कह सकते हैं, उससे थॉमसन साहब के मॉडल से भी पहले रिसर्च आ रखी है, ठीक है। लेकिन हम थॉमसन साहब के समय की बात कर रहे हैं, तो थॉमसन साहब का जो मॉडल है एटम का वो क्या कहता है, देखिए। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द atom and the negatively charged electrons are embedded in it like seeds in a watermelon। मतलब क्या है, मतलब यह है कि जो एटम होता है, जो एटम होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि इसमें पॉजिटिव चार्ज थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द एटम, थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द एटम पॉजिटिव चार्ज इस यूनिफॉर्मली स्प्रेड होता है। पॉजिटिव चार्ज इन डॉट्स को आप पॉजिटिव चार्ज मान लें, ये डॉट्स इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज इसमें फैला हुआ रहता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से फैला हुआ रहता है। किस मॉडल के अकॉर्डिंग, थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग। क्या कहा उन्होंने, थॉमसन साहब ने कहा कि पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द एटम। पूरे के पूरे वॉल्यूम में जो पॉजिटिव चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। एंड द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट लाइक सीड्स इन ए वाटरमेलन। और जो नेगेटिव चार्ज है वो तो इसके अंदर एम्बेड किया हुआ रहता है, इस तरीके से एम्बेड किया हुआ रहता है जगह जगह, जैसे कि एक वाटरमेलन जो होता है, तरबूज जो होता है, उसके अंदर उसके जो सीड्स होते हैं, तरबूज आप सबने देखा होगा, तरबूज में जो आप लाल वाला रेड कलर वाला हिस्सा देखते हैं, रेड कलर जिस वाला हिस्सा जिसको आप खाते हैं, हम सब खाते हैं, वो रेड कलर तो आप मान लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज है। और उसके अंदर जो सीड्स होते हैं काले काले कलर के, वो सीड्स जो है वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो ऐसा लगता है कि वो सीड्स जो है उसके अंदर घुसा दिए गए हैं, एम्बेड कर दिए गए हैं। तो यही तो बात किसने बोली थी, थॉमसन साहब ने बोली थी। थॉमसन साहब ने ये कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ एन एटम। पूरे के पूरे वॉल्यूम में, एटम के पूरे वॉल्यूम में पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। एंड द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट लाइक सीड्स इन ए वाटरमेलन। और जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके अंदर उसी तरीके से एम्बेड किए हुए रहते हैं जिस तरीके से एक वाटरमेलन में सीड्स होते हैं, ठीक है। इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। दिस मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल यानी जो लड्डू होता है, बूंदी का लड्डू, उसमें जो प्लम होते हैं बेटा, यानी काली इलायची, ठीक है। बूंदी का लड्डू कैसा होता है, इस टाइप का बूंदी का लड्डू होता है, ठीक है। इसमें ये मान लीजिए ये बूंदी के लड्डू हैं, ये बूंदी के लड्डू है, बूंदी है, इस तरीके से बूंदी होती है। इसमें जो बूंदी होती है येलो कलर की, है ना, येलो कलर की जो बूंदी होती है उसको आप पॉजिटिव चार्ज मान लो, ये पॉजिटिव चार्ज है बूंदी। ये बूंदी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ये सब बूंदी है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और इसमें जो काली इलायची होती है, काली इलायची होती है इसके अंदर, और वो काली इलायची जो है एम्बेड करी रहती है। जैसे कि ये मान लीजिए एक काली इलायची ये है, ठीक है, ये काली इलायची है। लड्डू के अंदर आपने काली इलायची देखी होगी, प्लम, ठीक है। तो ये काली इलायची जगह जगह होती है, इसमें एम्बेड किए हुए रहती है, इस तरीके से एम्बेड की हुई रहती है काली इलायची। इस तरीके से मैंने तो बहुत सारी बना दी है, ठीक है। लड्डू के अंदर इस तरीके की काली इलायची होती है, ठीक है। तो इसलिए इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि बूंदी का लड्डू के जैसा एटम होता है। ये थॉमसन साहब ने कहा था बूंदी का लड्डू है, बूंदी जो है पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो प्लम है, काली इलायची है, ये नेगेटिव चार्ज होते हैं जो कि इसके अंदर एम्बेड किए हुए रहते हैं, ठीक है। तो ये था जे थॉमसन साहब का मॉडल, जिस मॉडल में उन्होंने कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज है एटम का वो यूनिफॉर्मली, positive charge of an atom is uniformly distributed throughout the volume of the atom, and the negatively charged electrons are embedded in it like seeds in a watermelon. This model is also called plum pudding model of the atom.
एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लम पुडिंग मॉडल। क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक बूंदी के लड्डू जैसा है। बूंदी जो है पॉजिटिव चार्ज है और जो प्लम है यानी काली इलायची है वो नेगेटिव चार्ज जो है इसके अंदर एम्बेड किया रहता है। वैसे ही जैसे कि एक वाटरमेलन जो होता है उसमें रेड कलर का जो हिस्सा है वो तो पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो इसके वाटरमेलन के अंदर जो सीड्स होते हैं, सीड्स ऑफ वाटरमेलन, ये क्या है? ये जो है सीड्स ऑफ वाटरमेलन है। ये सीड्स ऑफ वाटरमेलन, सीड्स ऑफ वाटरमेलन, इस वाटरमेलन के जो सीड्स हैं वो एम्बेड करे रहते हैं वाटरमेलन के अंदर। सो एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड इन इट positive charge is uniformly distributed throughout the volume and the negatively charged electrons are embedded in it like seeds in a watermelon। इस तरीके से एम्बेड किए रहते हैं नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, जिस तरीके से एक वाटरमेलन के अंदर उसके सीड्स एम्बेड किए रहते हैं। लेकिन ये मॉडल कुछ ही हद तक जो है आप कह सकते हैं कि पॉपुलर रहा। ये 1911 तक पॉपुलर रहा। दिस थॉमसन मॉडल रिमेन्ड पॉपुलर टिल अबाउट 1911 तक ये मॉडल पॉपुलर रहा, लेकिन उसके बाद में इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। सबने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता, ड्यू टू द फॉलोइंग ड्रॉबैक्स। क्योंकि ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये दो कमियां जो मैंने आपके सामने रखी हैं, इन कमियों की वजह से, इन ड्रॉबैक्स की वजह से इस मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया गया। पहला ड्रॉबैक ये है कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ सेवरल स्पेक्ट्रल सीरीज इन केस ऑफ हाइड्रोजन एंड अदर एटम्स। जो स्पेक्ट्रल सीरीज है हाइड्रोजन या अदर एटम्स की, उनको ये एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया था। यानी हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम जो कि सबसे पहले आता है पीरियोडिक टेबल में, वो उसके स्पेक्ट्रम को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था मॉडल। और दूसरा ये लार्ज एंगल स्केटरिंग जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट था, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, अल्फा स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट जो हम यहाँ पर भी पढ़ेंगे। उस अल्फा स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है, रदरफोर्ड अल्फा स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसको आप गाइगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि रदरफोर्ड के ही स्टूडेंट थे गाइगर मार्सडेन, और ये रदरफोर्ड थे जे थॉमसन साहब के स्टूडेंट। जे थॉमसन साहब के ये स्टूडेंट रहे हैं कौन? ये रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में जो एंगल स्केटरिंग है, लार्ज एंगल स्केटरिंग को ये थॉमसन मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इस वजह से इस मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया गया। इस मॉडल को क्या कर दिया गया? डिस्कार्ड कर दिया गया। और बाद में रदरफोर्ड साहब ने अपना मॉडल पेश किया, और रदरफोर्ड साहब ने अपने मॉडल में क्या कहा, देखिए रदरफोर्ड साहब ने अपने मॉडल में क्या कहा। रदरफोर्ड ने अपना जो मॉडल दिया था उसे कहा गया रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम, जिसे दूसरा नाम दिया जाता है रदरफोर्ड प्लानेटरी मॉडल ऑफ एन एटम। एक नाम दिया जाता है रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम, और दूसरा नाम दिया जाता है रदरफोर्ड प्लानेटरी मॉडल ऑफ एन एटम। एक ही बात है। तो रदरफोर्ड ने क्या कहा अपने मॉडल में कि जो एंटायर पॉजिटिव चार्ज है एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन ए स्मॉल वॉल्यूम कॉल्ड द न्यूक्लियस। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो एंटायर पॉजिटिव चार्ज है किसी एटम का, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग कि ये कोई मान लीजिए एटम है, इस एटम का पूरा की पूरा जो पॉजिटिव चार्ज है, इस एटम के अंदर जो भी पॉजिटिव चार्ज है, एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम is concentrated in a small volume at the center of the atom known as nucleus। इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके अंदर कंसंट्रेटेड होता है ये पॉजिटिव चार्ज, एंड होल मास, ना केवल पॉजिटिव चार्ज बल्कि मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन ए स्मॉल वॉल्यूम कॉल्ड द न्यूक्लियस, एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस continuously। Electrons are revolving around the nucleus just as the planet revolve around the sun। Electrons इस न्यूक्लियस के चारों तरफ उसी तरीके से रिवॉल्व करते हैं जैसे कि सन के चारों तरफ उसके प्लानेट चक्कर लगाते हैं। तो ये क्या था अंदर सेंटर पर? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे हैं, अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं, ये अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। ये रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम था। तो इस मॉडल में रदरफोर्ड ने क्या कहा? रदरफोर्ड ने, देखिए ये जब मॉडल दिया था अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, ठीक है, जो कि रिसर्च स्टूडेंट थे जे थॉमसन साहब के। आपको बताऊं, जे थॉमसन साहब के रिसर्च स्टूडेंट थे कौन? ये रदरफोर्ड, जिनका पूरा नाम आप कह सकते हैं कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड था।
यहाँ पर मैं लिख के बताऊँ आपको, अर्नस्ट रदरफोर्ड, ये पूरा नाम था इनका, अर्नस्ट रदरफोर्ड। और ये जो है रिसर्च स्टूडेंट थे किनके, जे थॉमसन साहब के। और ये एक्सपेरिमेंट में एंगेज थे ऑलरेडी। इनका एक अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट चल रहा था। क्या चल रहा था? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट चल रहा था। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट चल रहा था किसकी हेल्प से? ये अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी कर रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए, टू स्टडी एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये किसके लिए कर रहे थे इस एक्सपेरिमेंट को? टू स्टडी एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए ये रदरफोर्ड साहब अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे अपने दो स्टूडेंट गाइगर और मार्सडेन के साथ। गाइगर एंड मार्सडेन, ये दो इनके स्टूडेंट थे, गाइगर एंड मार्सडेन। गाइगर एंड मार्सडेन जो कि लगभग 20 ईयर्स एज थी, आपको बताऊं मैं यहाँ पर, लगभग 20 ईयर्स एज के थे, 20 ईयर्स एज के थे, जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं किया था। ये दो स्टूडेंट थे इनके, अर्नेस्ट रदरफोर्ड के, गाइगर मार्सडेन। इनकी हेल्प से इन्होंने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। ठीक है, आप देखिए 20 ईयर्स की एज, जब उन्होंने अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं किया था, तब उन्होंने, रदरफोर्ड ने अपने स्टूडेंट गाइगर और मार्सडेन के साथ अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। और उन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। और फाइनली उन्होंने अपना एक न्यूक्लियर मॉडल पेश किया, जिसको रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम या रदरफोर्ड्स प्लानेटरी मॉडल ऑफ एन एटम कहा जाता है। आज ये लगता है कि जो भी एटम हम देखते हैं ये रदरफोर्ड मॉडल की वजह से ही देख रहे हैं। जो भी कुछ हम जानते हैं एटम के अंदर, वो रदरफोर्ड बेसिक स्ट्रक्चर जो है रदरफोर्ड मॉडल की वजह से हम जानते हैं। क्या कहा उन्होंने, एक बार फिर से देख लीजिए। एज पर रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम और एज पर रदरफोर्ड्स प्लानेटरी मॉडल ऑफ एन एटम, द एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास, पूरा की पूरा पॉजिटिव चार्ज और ज्यादातर मास किसका, एटम का, इज कंसंट्रेटेड इन ए स्मॉल वॉल्यूम कॉल्ड द न्यूक्लियस। एक स्मॉल वॉल्यूम के अंदर कंसंट्रेटेड होता है एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट whole mass of the atom is concentrated in a small volume called the nucleus, with electrons revolving around the nucleus just as planet revolve around the sun. इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के चारों तरफ वैसे ही घूम रहे हैं जैसे कि प्लैनेट सन के चारों तरफ घूमते हैं। ये बताया था किसने? रदरफोर्ड ने अपने न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम में, जिसको रदरफोर्ड्स प्लानेटरी मॉडल ऑफ एन एटम भी कहा गया। लेकिन ये मॉडल भी फेल रहा किसे एक्सप्लेन करने में। दिस मॉडल वाज अनेबल टू एक्सप्लेन दैट व्हाई एटम्स एमिट लाइट ऑफ ओनली डिस्क्रीट वेवलेंथ, कि एटम जो है केवल डिस्क्रीट वेवलेंथ की लाइट, यानी कंटिन्यूअस वेवलेंथ की लाइट क्यों एमिट नहीं करते, केवल डिस्क्रीट, यानी डिस्क्रीट का मतलब जो कि कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, दिस मॉडल वाज अनेबल टू एक्सप्लेन दैट व्हाई एटम्स एमिट लाइट ऑफ ओनली डिस्क्रीट वेवलेंथ, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स स्पाइरल तरीके से चक्कर लगाते हैं। कैसे चक्कर लगाते हैं? स्पाइरल फॉर्म में चक्कर लगाते हैं। किस तरीके से? यदि हम देखें कि यदि ये एटम है, ये कोई मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है एटम के अंदर, ये इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूम रहा था। लेकिन रदरफोर्ड साहब को ये बोला गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस तरीके से स्पाइरल पाथ फॉलो कर रहे हैं एटम के अंदर। स्पाइरल पाथ फॉलो करते हुए जब ये स्पाइरल पाथ फॉलो करते हैं तो इनकी जो एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी और जो फ्रीक्वेंसी है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है तो ये जो लाइट एमिट कर रहे हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी है एमिटेड लाइट की वो भी चेंज होगी। Therefore, they would emit a continuous spectrum instead of actually observed line spectrum. लाइन स्पेक्ट्रम की जगह ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम एमिट करने चाहिए। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरा इन्होंने फेल्योर बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स जब ये कंटिन्यूअसली स्पाइरल पाथ में घूम रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो कंटिन्यूअसली इनको एनर्जी रेडिएट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सेकंड उसमें कहा उन्होंने कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है वो कहती है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमता है तो एनर्जी रेडिएट करता है। क्या रेडिएट करता है? एनर्जी रेडिएट करता है।
An electron revolving around the nucleus is under continuous acceleration towards the center. It should continuously lose energy and move in the orbit of gradually decreasing radii. और जो रेडियस है जिस ऑर्बिट में वो घूम रहे हैं उसकी रेडियस लगातार कम होती चली जानी चाहिए. The electron thus finally should follow a spiral path. While by following a spiral path it should finally collapse. It should finally collapse into nucleus. ये न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए. इसका मतलब एटम स्टेबल नहीं होना चाहिए. एटम स्टेबल नहीं होना चाहिए. तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए. आपको फाइनल कंक्लूजन में बताऊं कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम को जो है रदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. ये दूसरा फेल्योर था. पहला फेल्योर मैंने आपको बता ही दिया. पहले फेल्योर में उन्होंने कहा कि ये जो मॉडल है रदरफोर्ड मॉडल ये डिस्क्रीट वेवलेंथ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि क्यों एटम केवल डिस्क्रीट वेवलेंथ को ही एमिट करते हैं. इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बता पाए वो. इस वजह से ये फर्स्ट फेल्योर हुआ. क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है कंटिन्यूसली स्पाइरल पाथ में घूम रहे हैं तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है. उस वजह से जो लाइट एमिट हो रही है उसकी भी फ्रीक्वेंसी बदल रही होगी. और जब फ्रीक्वेंसी बदल रही होगी तो उस केस में कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम एमिट होना चाहिए. ठीक है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम एमिट होना चाहिए. डिस्क्रीट वेवलेंथ क्यों एमिट हो रही है इसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे. और जब इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली न्यूक्लियस के चारों तरफ इस तरीके से घूम रहा है, ये न्यूक्लियस है मान लीजिए और ये एटम है पूरा, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जब घूम रहा है तो एक्सिलरेटेड इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा तो ये एनर्जी रेडिएट करेगा. और एनर्जी रेडिएट करने के कारण इसकी जो ऑर्बिट की रेडियस है वो लगातार कम होती चली जाएगी. और रेडियस कम होने के कारण ये स्पाइरल पाथ फॉलो करेगा और फाइनली ये कोलैप्स हो जाएगा इनटू द न्यूक्लियस. यानी न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा ये इलेक्ट्रॉन. इसका मतलब एटम स्टेबल नहीं है. यानी स्टेबिलिटी ऑफ एटम को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कौन? रदरफोर्ड मॉडल. तो ये था रदरफोर्ड मॉडल का फेल्योर. 2 फेल्योर इसके मैंने आपको बताए. रदरफोर्ड मॉडल जो है फेल रहा. बाद में रदरफोर्ड मॉडल को आधार मानते हुए नील्स बोर नाम के वैज्ञानिक ने अपना मॉडल पेश किया. नील्स बोर ने अपने मॉडल में 3 पोस्टुलेट्स दी, जिसमें फर्स्ट पोस्टुलेट रदरफोर्ड मॉडल को ही उन्होंने कंसीडर किया. उन्होंने नील्स बोर नाम के जो वैज्ञानिक आए थे जिसकी बात हम अगले लेक्चर में करेंगे. नील्स बोर नाम के वैज्ञानिक ने कहा कि रदरफोर्ड मॉडल इज ए करेक्ट मॉडल बट एट द सेम टाइम इट इज इनकम्प्लीट. समथिंग इज मिसिंग इन दिस मॉडल. इसलिए उन्होंने बाद में जो इसमें कमी थी उसको पूरा किया और अपना नील्स बोर मॉडल पेश किया. बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम जिसको कहा जाता है उसे पेश किया. लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे किसकी? रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की. रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो था, यदि मैं रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की आपसे बात करूं, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड नाम के वैज्ञानिक ने गाइगर मार्सडेन के साथ मिलकर के अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया. उन्होंने सबसे पहले क्या लिया? उन्होंने सबसे पहले लिया एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस. क्या लिया? एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस. इस तरीके से एक लेड कैविटी के अंदर ये एक चेम्बर था. इस चेम्बर के अंदर एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को रखा. आप जानते हैं कि कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को जो है ऐसे ओपन में नहीं रखा जाता क्योंकि उससे रेडिएशन जो है एमिट होते रहते हैं. तो इसके अंदर एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस उन्होंने रख दिया यहाँ पर. और ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस फॉर एग्जांपल यहाँ लिख देता हूँ, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस उन्होंने लिया, सब्सटेंस बिस्मथ. ठीक है, यहाँ से रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है बाहर निकला. और बाहर जब ये निकला इस तरीके से ये बाहर गया रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, और इसको पास किया उन्होंने लेड ब्रिक्स से. किससे पास किया? लेड ब्रिक्स से. रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से बिस्मथ पार्टिकल है, जब मान लीजिए इससे निकला अल्फा पार्टिकल निकले और इन अल्फा पार्टिकल्स को उन्होंने लेड ब्रिक्स, ये पैरेलल लेड ब्रिक्स यहाँ पर उन्होंने रखी. इस तरीके से लेड ब्रिक्स रखी 2, इधर भी रखी. इनके बीच में फाइन होल था. इन लेड ब्रिक्स के बीच में फाइन होल था जो कि ये कॉलीमेटर की तरह काम कर रही थी. ये जो लेड की ब्रिक्स हैं
ये जो लेड की ब्रिक्स हैं बेटा, ये कॉलीमेटर की तरह काम कर रही थी। किसकी तरह? कॉलीमेटर की तरह काम कर रही थी। कॉलीमेटर। जैसे ही अल्फा पार्टिकल इस इन लेड ब्रिक्स के बीच से गुजरा, यानी इस कॉलीमेटर से गुजरा, तो ये हाईली कॉलीमेटेड बीम बन गया, हाईली एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल बना। और इस हाईली एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल को, इस अल्फा पार्टिकल को इन्होंने गोल्ड फॉइल, एक गोल्ड फॉइल ली, यहाँ पर उन्होंने एक गोल्ड फॉइल को रखा, सोने की एक पतली पन्नी, ठीक है, जिसकी जो थिकनेस है, जिसकी थिकनेस की यदि मैं बात करूं, ये गोल्ड फॉइल थी। यहाँ पर आप लिख सकते हैं गोल्ड फॉइल, ये गोल्ड फॉइल जिसकी यदि मैं थिकनेस की बात करूं, थिकनेस जो थी इस गोल्ड फॉइल की अप्रॉक्सीमेटली 2.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर, इस ऑर्डर की थिकनेस थी, जो कि काफ़ी कम है, ठीक है। और उसके बाद में उन्होंने यहाँ पर रखा एक डिटेक्टर। क्या रखा है? एक डिटेक्टर। और ये डिटेक्टर जो है इस तरीके से एक स्क्रीन थी, इसके साथ एक डिटेक्टर जोड़ दिया। ये डिटेक्टर मूवेबल डिटेक्टर जो कि मूवेबल है, मूवेबल, ठीक है। और ये जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन के ऊपर जिंक सल्फाइड की कोटिंग थी। ZNS स्क्रीन आप कह सकते हो, जिंक सल्फाइड की कोटिंग थी इसके ऊपर, तो ZNS स्क्रीन हो गई है। और जब अल्फा पार्टिकल्स को इस पर बम्बार्डमेंट किया इस गोल्ड फॉइल पर, तो उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स तो जो है इस गोल्ड फॉइल को पेनिट्रेट करके सीधे जा रहे थे, कुछ डिफरेंट एंगल्स बनाते हुए इधर उधर चले गए, कुछ इधर चले गए, कुछ इधर चले गए अल्फा पार्टिकल्स, यानी अलग अलग एंगल ऑफ स्केटरिंग बनाते हुए अल्फा पार्टिकल्स डिफरेंट डायरेक्शंस में क्या हो गए? डिफ्रैक्ट हो गए। कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है जिस रास्ते से जा रहे थे उसी रास्ते पर इस न्यूक्लियस को बिना टच किए वापस आ गए। कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है इस तरफ चले गए, ठीक है, कुछ अल्फा पार्टिकल्स इधर चले गए, कुछ अल्फा पार्टिकल इधर आ गए। यानी कुछ अल्फा पार्टिकल्स का जो डिफ्रैक्शन है वो तो 180 डिग्री से, यानी वापस उसी डायरेक्शन में आ रहे थे बिना गोल्ड फॉइल को टच किए। कुछ जो है गोल्ड फॉइल को पेनिट्रेट करके आगे बढ़ गए, कुछ जीरो डिग्री से ज़्यादा लेकिन 90 से कम एंगल बनाते हुए, 2-3 डिग्री का एंगल बनाते हुए डिफ्रैक्ट हुए, कुछ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए डिफ्रैक्ट हुए, कुछ 180 डिग्री का एंगल बनाते हुए भी डिफ्रैक्ट हुए। तो ये बेसिक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है किसका? रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का, जो कि गाइगर मार्सडेन की हेल्प से परफॉर्म किया गया था, ठीक है। इसमें हमने क्या लिया, फिर से देख लेते हैं। एक नैरो बीम है अल्फा पार्टिकल का, जो कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो कि लेड कैविटी के अंदर रखा हुआ है, इसमें से अल्फा पार्टिकल निकला, ठीक है। और ये अल्फा पार्टिकल जो है कॉलीमेटर से पास किया, जो कि लेड ब्रिक्स है, पैरेलल लेड ब्रिक्स हमने यहाँ पर रख दी। और इस अल्फा पार्टिकल को जब जो कि इस बिस्मथ सैंपल से निकला, लेड कैविटी के अंदर रखा हुआ है, तो लेड कैविटी के अंदर रखना है, ओपन में नहीं रखना है। मैंने आपको बताया कि जो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हैं उनसे रेडिएशन यानी अल्फा बीटा गामा निकलते हैं और जो कि हार्मफुल हो सकते हैं, इसलिए इसको कैविटी के अंदर रखा गया। इस अल्फा पार्टिकल को इस पैरेलल लेड ब्रिक्स जिसको कॉलीमेटर कहा गया, इससे पास किया गया। और कॉलीमेटर आप जानते हैं इस डिफरेंट डायरेक्शंस में जो अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं उनको एक ही डायरेक्शन में भेजेगा, हाईली एनर्जेटिक कर देता है, ठीक है। तो इन हाईली एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल्स को फिर उसके बाद में एक सर्कुलर कोटेड स्क्रीन है जिंक सल्फाइड की, उस पर भेजा गया। लेकिन रास्ते में एक गोल्ड फॉइल भी रखा जिसकी थिकनेस 2.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर ऑर्डर की थी, जो कि काफ़ी कम थी। अल्फा पार्टिकल्स जो है डिफरेंट डायरेक्शंस में स्केटर्ड हुए, इस डिफरेंट डायरेक्शंस में स्केटर्ड हो गए बाय मेकिंग डिफरेंट एंगल ऑफ स्केटरिंग, ठीक है। जैसे ही अब कितने अल्फा पार्टिकल यहाँ पर पहुंचे ये पता चल जाता है। किससे चल रहा था कि जैसे ही अल्फा पार्टिकल इस स्क्रीन से जाके टकरा रहे थे, यहाँ पर सिंटिलेशन प्रोड्यूस हो रहा था। क्या प्रोड्यूस हो रहा था? सिंटिलेशन। सिंटिलेशन का मतलब होता है ए स्मॉल फ्लैश ऑफ लाइट। सिंटिलेशन प्रोड्यूस हो रहा था, सिंटिलेशन, 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 SCINTILLATION, सिंटिलेशन। इसका मतलब होता है शॉर्ट लाइट फ्लैशेज। शॉर्ट मतलब बहुत कम समय के लिए लाइट फ्लैश निकलता है, शॉर्ट लाइट फ्लैशेज को सिंटिलेशंस कहते हैं। तो जैसे ही अल्फा पार्टिकल इस स्क्रीन से जिंक सल्फाइड स्क्रीन से जाके टकराए तो सिंटिलेशन प्रोड्यूस हो रहा था, और उन सिंटिलेशंस के आधार पर ये सिंटिलेशंस जो है इस मूवेबल डिटेक्टर से ऑब्जर्व किए जा रहे थे।
और इस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट को एक वैक्यूम चेम्बर के अंदर इवैक्यूएटेड किया गया, जिससे कि एक्सटर्नल डिस्टरबेंस इसको डिस्टर्ब नहीं कर पाए। किसको? इस अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग को एक्सटर्नल डिस्टरबेंस यानी एयर इसको डिस्टर्ब ना कर पाए। इसलिए इस पूरे की पूरे एक्सपेरिमेंट को एक वैक्यूम चेम्बर के अंदर एनक्लोज कर दिया गया था। ठीक है। अब यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशंस थे रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में, देखिए ये जो मैंने कहानी बोली आपसे इस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की, एक्सपेरिमेंटल सेटअप की, वो पूरी की पूरी मैंने यहाँ पर लिख दी है एज इट इज। द बेसिक एक्सपेरिमेंटल सेटअप यूज्ड बाय रदरफोर्ड एंड हिज एसोसिएट गाइगर एंड मार्सडेन is shown in the above figure. It consisted of a narrow beam of alpha particle obtained from a radioactive substance kept in lead cavity, which is passed from a collimator, lead bricks, and finally this beam of alpha particle was incidented on circular screen coated with zinc sulfide. After passing through a gold foil of approximately 2.1 into 10 raised to the power minus 7 meter thickness, alpha particles scattered in different directions were observed with the help of movable detector. When alpha particles scattered by the thin gold foil fall on the screen, scintillations yani short light flashes are produced. These scintillations are observed through a movable detector. This experiment was conducted inside an evacuated chamber to avoid the scattering of alpha particle due to atoms of the air. ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप था रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का। अब इसमें उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्वेशंस ड्रॉ किए ये भी हम थोड़ा देख लेते हैं। नंबर 1, उन्होंने जो ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। कुछ अल्फा पार्टिकल तो गोल्ड फॉइल से पास हो गए जिनका कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे जो कि बिना किसी डिफ्लेक्शन के सीधे चले गए, ठीक है, जिनका अनडिफ्लेक्टेड बीम हम कह सकते हैं, गोल्ड फॉइल से कोई उनका डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। दूसरा ऑब्जर्वेशन था कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे लगभग 0.14%, some of the alpha particles approximately 0.14% were deflected through small angle that is greater than 1 degree. कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है बहुत ही कम एंगल बनाते हुए डिफ्लेक्ट हुए, लगभग 1 डिग्री से ज्यादा का एंगल बनाते हुए। कितने अल्फा पार्टिकल थे ऐसे अल्फा पार्टिकल्स की संख्या थी 0.14%। 0.14% अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स दैट इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। ग्रेटर देन 1 डिग्री का मतलब है कि इस यहाँ पर भी कोई अल्फा पार्टिकल गया होगा, इस तरीके से यहाँ पर भी अल्फा पार्टिकल गए होंगे। ग्रेटर देन मतलब स्मॉल एंगल बनाते हुए अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हुए। इसके अलावा कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे, 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था, नियरली 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो कि डिफ्लेक्ट हो रहा था थ्रू लार्ज एंगल्स। कितना एंगल बनाते हुए? लार्ज एंगल दैट इज मे बी ग्रेटर देन 90 डिग्री, जो कि 90 डिग्री से ज्यादा एंगल का एंगल बनाते हुए डिफ्लेक्ट हो रहे थे। जैसे कि ये अल्फा पार्टिकल्स 90 डिग्री से ज्यादा एंगल बनाते हुए क्या हो रहे थे? डिफ्लेक्ट हो रहे थे। ठीक है। कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो कि 180 डिग्री एंगल बनाते हुए डिफ्लेक्ट हो रहे थे, यानी 180 डिग्री का एंगल ऑफ स्कैटरिंग बनाने का मतलब है अल्फा पार्टिकल अपने ओरिजिनल पाथ पर वापस लौट गए, रिट्रेस हो गए, रिट्रेस दियर ओरिजिनल पाथ। मतलब अल्फा पार्टिकल यहाँ से आया और इसी पर वापस आ गया, बिना गोल्ड फॉइल को टच किए इधर वापस आ गया। यानी इसका स्कैटरिंग कितने से हुआ? इधर से गया और इधर ही आ गया, तो 180 डिग्री से स्कैटरिंग हुआ। तो कुछ अल्फा पार्टिकल्स 180 डिग्री से स्कैटर्ड हो रहे थे। 0.14% अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो कि 1 डिग्री या उससे ज्यादा एंगल बनाते हुए स्कैटर्ड हो रहे थे, और 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो कि लार्ज एंगल बनाते हुए स्कैटर्ड हो रहा था 90 डिग्री या उससे ज्यादा। ठीक है। और उसके बाद में फिर गाइगर मार्सडेन ने इनके रदरफोर्ड के सुपरविजन में अल्फा पार्टिकल्स का जो नंबर जो कि स्कैटर्ड हो रहे थे गोल्ड फॉइल से, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड फ्रॉम गोल्ड फॉइल एंड रीचिंग द स्क्रीन वर फाउंड टू वेरी। और इनका नंबर, ये एन थीटा इज द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड फ्रॉम गोल्ड फॉइल एंड रीचिंग द स्क्रीन। ये एन थीटा वो नंबर है अल्फा पार्टिकल का जो गोल्ड फॉइल से स्कैटर हो रहे थे और कहाँ पहुंच रहे थे? स्क्रीन पर। इनको जब एंगल ऑफ स्कैटरिंग के साथ इनका वेरिएशन देखा गया तो देखा कि जैसे जैसे एंगल ऑफ स्कैटरिंग बढ़ता है वैसे वैसे नंबर
डिक्रीज होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि स्मॉल एंगल बनाने वाले अल्फा पार्टिकल्स का नंबर ज़्यादा था। जैसे जैसे एंगल ऑफ स्कैटरिंग बढ़ रहा है, यानी ज़्यादा एंगल ऑफ स्कैटरिंग बनाने वाले अल्फा पार्टिकल्स का नंबर कम था। जब इसको यहाँ पर थ्योरेटिकली लिखा गया, उनको ये मिला कि जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्केटर्ड हुए गोल्ड फॉइल से वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, साइन रेज टू द पावर 4 थीटा बाई 2। याद रखना है बेटा, कई बार सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिशन्स में, ऑब्जेक्टिव रिलेशंस में ये आ जाता है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आता है। एन थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन रेज टू द पावर 4 थीटा बाई 2, 1 अपॉन है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। या फिर इसको आप कहते हैं मैथमेटिक्स में कॉसेक, 1 अपॉन साइन को कॉसेक कहते हैं। तो एन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, और साइन रेज टू द पावर 4 थीटा बाई 2 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, कॉसेक 4 रेज टू द पावर 4 थीटा बाई 2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जैसे जैसे एंगल ऑफ स्कैटरिंग को बढ़ाया वैसे वैसे नंबर जो है डिक्रीज हो रहा था, जो अल्फा पार्टिकल कहाँ पहुंच रहे थे, स्क्रीन के ऊपर पहुंच रहे थे। फिर बाद में उन्होंने कंक्लूजन्स ड्रॉ किए, और जो कंक्लूजन्स उन्होंने ड्रॉ किए वो क्या थे, देखिए। एज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, अभी तक मैंने बात की आपसे ऑब्जर्वेशंस की, अब जल्दी से हम कंक्लूजन्स की भी बात कर लेते हैं। उन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स जो है आपने देखा ग्राफ के अंदर क्या देखा कि लो एंगल ऑफ स्कैटरिंग बनाते हुए, जब एंगल ऑफ स्कैटरिंग कम है तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स रीचिंग ऑन द स्क्रीन ज्यादा था, और जैसे जैसे एंगल ऑफ स्कैटरिंग बढ़ा वैसे वैसे नंबर कम हो गया। इसका मतलब ये हुआ, और ये भी आपने देखा कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स जो है अनडिफ्लेक्टेड जा रहे थे। जब ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड जा रहे थे तो इसका मतलब ये हुआ कि जो साइज ऑफ एटम है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 10 रेज टू द पावर माइनस 10 मीटर है, जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है वो 10 रेज टू द पावर माइनस 15 मीटर है, जिसको 1 फर्मी भी कहा जाता है। यानी साइज ऑफ एटम ये है और साइज ऑफ न्यूक्लियस ये है। इन दोनों के बीच में यदि डिफरेंस देखें, साइज ऑफ एटम is approximately 10,000 to 1 lakh times larger than the size of nucleus। जो साइज ऑफ एटम है लगभग 1 लाख टाइम्स लार्जर है किसकी तुलना में, साइज ऑफ न्यूक्लियस की तुलना में 10,000 to 1 लाख टाइम्स लार्जर देन द साइज ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि 5 का डिफरेंस आ रहा है। तो 10,000 to 1 लाख टाइम्स लार्जर देन होता है किससे, साइज ऑफ न्यूक्लियस से। किसका साइज, एटम का साइज। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन वुड सीम टू बी एट ए डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस अबाउट, यानी इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस कितना होगा, 10,000 से 1 लाख टाइम्स वेरी करेगा, क्योंकि ये साइज है तो इतना वेरी करेगा, है या नहीं, इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस होगा न्यूक्लियस से। ठीक है, सो फ्रॉम दिस इट इज वेरी क्लियर दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी, दैट इज एटम इज एन एम्प्टी स्पेस। ये कंक्लूजन ड्रॉ किया गया क्योंकि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड जा रहे थे, और साइज ऑफ एटम जो है 10 रेज टू द पावर माइनस 10 मीटर है, और साइज ऑफ न्यूक्लियस 10 रेज टू द पावर माइनस 15 मीटर है। तो यहाँ पर जो साइज में डिफरेंस है वो लगभग 10,000 से 1 लाख के आसपास है। तो इस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से लगभग 10,000 से 1 लाख टाइम्स दूर होंगे। ठीक है, तो इससे ये क्लियर होता है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी, दैट इज एटम इज एन एम्प्टी स्पेस। दूसरा जो कंक्लूजन यहाँ पर उन्होंने ड्रॉ किया कि एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड नियरली होल मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन ए स्मॉल वॉल्यूम नोन एज न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। दूसरा जो इनका कंक्लूजन था रदरफोर्ड का, वो ये था कि पूरा एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है, एंटायर पॉजिटिव चार्ज और नियरली होल मास ऑफ एटम जो है कंसंट्रेटेड होता है एक स्मॉल वॉल्यूम के अंदर, जो कि सेंटर पार्ट में होता है। जैसे कि ये एटम है, इसके सेंटर में ये स्मॉल वॉल्यूम में इसका पॉजिटिव चार्ज एंड एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड होल मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड। दिस वॉल्यूम विच इज एट सेंटर ऑफ द एटम इज नोन एज न्यूक्लियस। ये दूसरा ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन था। तीसरा कंक्लूजन था कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर आउटसाइड द न्यूक्लियस। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, इसका मतलब न्यूक्लियस से बाहर हैं इलेक्ट्रॉन्स। फोर्थ जो कंक्लूजन उन्होंने ड्रॉ किया वो ये था कि यहाँ पर कूलाम लॉ बहुत अच्छे से एप्लीकेबल है। कूलाम्स लॉ होल्ड गुड, यानी कूलाम्स लॉ बहुत अच्छे से एप्लीकेबल है, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं जो कि ट्रेवल कर रहे हैं न्यूक्लियस की तरफ, वो वापस लौटते हैं
क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है और न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज है, गोल्ड न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो रिपल्सन के कारण वो अल्फा पार्टिकल्स जो है वापस आ रहे हैं, रिट्रेस कर रहे हैं उसी पाथ को एंड अल्टीमेटली कम टू रेस्ट, और उसके बाद में रेस्ट में आ जाते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगते हैं ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड द न्यूक्लियस। ये फोर्थ कंक्लूजन था। मतलब ये है कि जो अल्फा पार्टिकल है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये गोल्ड फॉइल भी पॉजिटिवली चार्ज है। तो जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल इसकी तरफ बढ़ते हैं तो रिपल्सन बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड गोल्ड न्यूक्लियस बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे इसके पास जाते हैं तो अल्फा पार्टिकल्स की स्पीड कम हो जाती है और एक जगह ऐसी आती है जब अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल को टच किए बिना ही यहाँ पर रुक जाते हैं और रिपल्सन के कारण वापस इसी बात पर लौट आते हैं, रिट्रेस करते हैं। तो ये फोर्थ कंक्लूजन था रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का। फिफ्थ कंक्लूजन है कि इलेक्ट्रॉन्स बीइंग वेरी लाइट डू नॉट अफेक्ट द अल्फा पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन्स काफी हल्के होते हैं इसलिए वो अल्फा पार्टिकल्स को अफेक्ट नहीं करते। ये फिफ्थ कंक्लूजन था। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स जो है बहुत लाइट पार्टिकल है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स जो है अल्फा पार्टिकल को अफेक्ट नहीं करते हैं। तो ये 5 कंक्लूजन्स मैंने आपको बताए रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के। इसके बाद में हम इस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करेंगे, जैसे कि एक इम्पैक्ट पैरामीटर की बात करेंगे और एक बात करेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की, और उसके बाद में हम नील्स बोर मॉडल की बात करेंगे। ये बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उम्मीद है आज का डिस्कशन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।